नमस्कार। चरक उद्घोष चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप यदि देखेंगे जो ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं हमारे आयुर्वेद के, जिसमें कि NCISM का नया सिलेबस पिछले साल से इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें आप अपने सिलेबस के 6 नंबर पेज पे जब देखेंगे जहाँ संहिता अध्ययन प्रारंभ किया गया है, तो वहाँ पर उसमें सर्वप्रथम जो टॉपिक दिया गया है, आप उसे खोल के देखिए। उसमें सर्वप्रथम जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है आपका संहिता निरूपण, संहिता किसे कहते हैं, जिसे कि हमने पिछले व्याख्यान में कवर कर लिया था। अब इसी पेज पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऐसे विषय हैं जो कि चरक संहिता से स्पेशली संबंधित है। तो हालांकि चरक संहिता जो है वो संहिता आपका जो बृहत त्रयी है, बृहत का मतलब होता है जो बड़ी वाली, जो विस्तृत वाली हैं, उन संहिताओं के विषय में है। उसमें से एक संहिता चरक संहिता है और बृहत त्रयी में सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग संग्रह, अथवा कुछ लोग अष्टांग हृदय को जो है वो, ये 3 संहिताओं को बृहत त्रयी कहा गया है। लेकिन इसी में नीचे अगर आप आएंगे तो आपको 2 विषय ऐसे मिलते हैं जो कि चरक संहिता के बिल्कुल प्रारंभिक अंश में ही आ जाते हैं। तो जब चरक संहिता प्रारंभ हो रही है तो यहाँ पर जो इसके प्रमुख टीकाकार हैं, टीकाकार कहते हैं कमेंटेटर को। एक संहिता होती है और एक उसका कमेंटेटर होता है। तो कमेंटेटर क्या करता है, वो जो मूल श्लोक होते हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, उसके ऊपर वो कमेंट्री करते हैं। उस कमेंट्री में वो अपनी बात भी कहते हैं और उन बातों का थोड़ा विस्तार से वर्णन भी करते हैं जो मूल श्लोक या फिर मूल संहिता में आया हुआ रहता है। तो इसमें एक विषय आया है जो है, जिसका नाम है अनुबंध चतुष्टय, आप देखेंगे। और दूसरा विषय जो आया है वो है अष्ट प्रश्न। ये दोनों ही विषय जो है वो चरक संहिता से संबंधित हैं। तो मैं क्योंकि आपको चरक संहिता के विषय में इस चैनल के माध्यम से बताने जा रही हूँ, तो इसलिए मैं इन विषयों को पहले लेना चाहती हूँ। तो अब हम संहिता के विषय में जो पहली बात जो हम बता रहे हैं वो है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय, आप चतुष्टय से, जैसे मैंने आपको कल के जो पिछला व्याख्यान था उसमें भी बताया था कि चतुष्टय क्या होता है, 4 का समूह है ना, जो हमने महाचतुष्क किए थे, तो वो भी जो है वो समूह था 4 अध्यायों का सूत्र स्थान के, जो कि हमने पढ़ा। तो इसी प्रकार से ये चतुष्टय है। असल में वास्तव में क्या होता है कि कोई भी ग्रंथ की जब हम रचना करते हैं, किसी भी ग्रंथ की रचना करने के लिए 4 ये जो चीज़ें हैं उनका आपस में संबंध होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, 4 चीज़ें जो आपस में संबंधित हैं, जिनको कि जो है वो किसी भी ग्रंथ शास्त्र की रचना करते समय होना ही चाहिए। तो इसी अनुबंध चतुष्टय का मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जो पर्याय है, जो सिनोनिम है, वो प्रयोजन चतुष्टय भी है। प्रयोजन चतुष्टय भी है। अब ये प्रयोजन चतुष्टय पहले बता देती हूँ आपको कि प्रयोजन चतुष्टय क्या होता है कि जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें हैं जिनको कि मानव जीवन का प्रयोजन कहा गया है ना, जिसमें कि हम आगे जब चरक संहिता के ही सूत्र स्थान को आगे बढ़ाएंगे
तो उस समय हम इन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 चीज़ें हैं, इनके लिए ये जो मानव के जीवन के सबसे बड़े प्रयोजन हैं, इनके ऊपर चर्चा भी करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इन्हीं के कारण इनका ही निष्पादन करने के लिए, निष्पादन मतलब इनको फॉलो करने के लिए या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को एक तरह से परफॉर्म करने के लिए, हम कोई भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, हमें कोई पैसे कमाने हैं, हमें कोई अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, या फिर हमें इन सब से छुटकारा चाहिए, इन सब का जो साधन है वो शरीर होता है। इसीलिए हमें जो है आरोग्य की आवश्यकता भी होती है। इस विषय पे हम विस्तार से सूत्र स्थान में पहले अध्याय में चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय मैं आपको इस चतुष्टय का, अनुबंध चतुष्टय के विषय में विशेष रूप से बताना चाहूँगी। तो एक तो बात ये हो गई कि प्रयोजन चतुष्टय भी अनुबंध चतुष्टय का एक सिनोनिम होता है, जिसका अर्थ होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो 4 जीवन के उद्देश्य हैं मनुष्य जीवन के, इनको भी प्रयोजन चतुष्टय या अनुबंध चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। अब अनुबंध शब्द को हम ले अगर, तो शब्द में 2 चीजें हैं, एक है अनु और एक है बंध। तो अनु अर्थात पश्चात, ठीक है, बंध अर्थात बंधे हुए। तो किसके पश्चात या किसके बाद में बंधे हुए, यानी कि एक दूसरे के संबंध में बंधे हुए, और वो एक दूसरे के बाद ही होता है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अगर हम ग्रंथ लिखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस ग्रंथ का एक अधिकारी होता है, ठीक है। अब मैं आपको, अधिकारी का मतलब क्या होता है कि जो उसको ग्रहण करने योग्य हो। कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं, अभी जैसे आप मेडिकल की तैयारी करते हैं जब, तो कौन उसका अधिकारी बन जाता है, जो कि उस नीट के परीक्षा को क्लियर करता है। जो नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर ले आता है, उसका MBBS में सिलेक्शन हो जाता है, और जो नहीं कर पाता है, वो योग्य नहीं होता है, तो वो अधिकारी नहीं बन पाता है। इसी तरह से आयुर्वेद में आने के लिए भी आजकल नीट की परीक्षा हो गई है, तो उसमें भी जहाँ पे भी उसका नंबर आता है, उस नंबरों के हिसाब से वो अधिकारी बनता है ना। तो वो एक अधिकारी है कि जो योग्य हो उस शास्त्र को ग्रहण करने की। अब हमारा जो शास्त्र है वो क्या है, हमारा जो शास्त्र है वो है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो शास्त्र है, उसका अधिकारी कौन होगा, कौन है उसका अधिकारी, है ना। क्या हम हैं उसके अधिकारी, क्योंकि ये आयुर्वेद जो है, इसको स्वर्ग से नीचे लाया गया है ना, इंद्र से नीचे लाया गया है। तो क्यों लाया गया, वो कौन से ऋषि थे, उनके पास क्या योग्यता थी, और आयुर्वेद को पढ़ने का अधिकारी कौन है। ये विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हमें अपने आप को अपने अंदर झांकने का एक अवसर प्राप्त होता है कि हम वाकई में अधिकारी हैं क्या। क्योंकि ये जो ऋषि मुनि थे जो इंद्र से लेके आए, उनके अंदर क्या क्या था, उनपे ये था कि वो तप करते थे, उपवास करते थे, ठीक है ना। तप करने का अर्थ क्या होता है, तप करने का मतलब ये होता है हार्ड वर्किंग, है ना। किसी भी चीज़ को, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, है ना। तो हमको जो है सबसे पहली बात है कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए। क्या है, उपवास रखते थे, ठीक है। अब उपवास का अर्थ क्या हुआ, उपवास हम नॉर्मल हम समझते हैं फास्टिंग, है ना। फास्टिंग जो होती है उसी को हम उपवास या व्रत देते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम बात करते हैं आयुर्वेद शास्त्र की, या फिर आचार्य चक्रपाणी की, चक्रपाणी कौन है, चक्रपाणी जो है वो, उन्होंने चरक संहिता पर अपनी कमेंट्री लिखी है, अपनी टीका की है, और सबसे पॉपुलर टीका है आयुर्वेद दीपिका, जिसके की वो रचयिता हैं। तो वो ये कहते हैं कि उपवास किसको कहते हैं, उप यानी समीप, वास यानी कि रहना।
पास रहना। किसके पास रहना? वो कहते हैं कि गुणों के पास रहना और पापों से दूर हो जाना। ठीक है ना? पाप यानी कि जो भी हम गलत काम करते हैं, जो भी हम दोषपूर्ण काम करते हैं ना, जो हमारे चाहे हम अपने व्यवहार में गलत काम कर रहे हैं, या फिर हम अपने शरीर का पूरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, या हमारे मानसिक जो भाव हैं, जो मेंटल हमारी प्रोसेसेस हैं, वो सारी कहाँ गुम हो रही हैं? काम में, क्रोध में, लोभ में, है ना? यानी कि हम बहुत गुस्सा करते हैं, हम बड़े ग्रीडी हो रहे हैं, हमें बड़ी सारी जेलिसी हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है ये पाप है। पाप का मतलब होता है दुख, रोग। तो जब इन सारे रोगों से, हम इन दोषों से दूर रहते हैं और गुणों के समीप रहते हैं, वो जो हम अभ्यास करते हैं, वो जो अपने आप को ट्रेन करते हैं कि हमको जो है ये सारी गलतियों से दूर रहना है और हमको अच्छे काम करने हैं, गुणों के समीप रहना है, अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा करने का अभ्यास करना है, उसे कहा जाता है उपवास। तो जो हार्ड वर्किंग हो, जो उपवास करता हो, जो अध्ययन करता हो, ठीक है ना? अध्ययन यानी कि स्टडी, पढ़ना। जब भी हम किसी शास्त्र को या किसी भी सब्जेक्ट को ग्रहण करना चाहते हैं तो हमारे अंदर अध्ययन का अभ्यास होना चाहिए, स्टडी करने का अभ्यास होना चाहिए। और फिर क्या करना है उसका? और क्या होता है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है वो सिर्फ ये नहीं है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है उससे एब्स्टिनेंस हो जाए, उसको हम बंद कर दें, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, जिनसे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, है ना, उन्हीं से ही हमें सारी परसेप्शन होती है, सारी नॉलेज हमें उन्हीं से आ रही है। तो वो जो 5 सेंसेस हैं उन सब के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे आंखें तो नहीं पढ़ना चाहती, वो तो कुछ फिल्म देखना चाहती हैं। कान जो हैं वो कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहते आयुर्वेद का, उनको तो स्टैंड अप कॉमेडी सुनना है, चुटकुले सुनने हैं, गाने सुनने हैं। तो ये क्या है? ये सारी सेंसेस जो है हमारी, हम हमेशा इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, तो उसके ऊपर उसका अंकुश होना चाहिए। ठीक है? तो उपवास करने वाला हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, और व्रत का जो अर्थ होता है वो बेसिकली ये होता है कि हमारा जो आचरण है उसके अंदर नियम हो। ठीक है? तो नियमित आचरण यानी कि हम डिसिप्लिन हो, राइट? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जिसके अंदर होती हैं वो ही अधिकारी होता है किसी भी शास्त्र को प्राप्त करने का, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ये कौन होता है? अधिकारी होता है। तो अनुबंध चतुष्टय का जो पहला भाग है वो है अधिकारी। हाँ, और अगर आयुर्वेद के संबंधित ही हम इस अनुबंध चतुष्टय को पढ़ेंगे तो आयुर्वेद के संबंध में अनुबंध चतुष्टय पढ़ने में जो अधिकारी है उसके साथ में ये सारी क्वालिटीज़ के साथ में एक विशेष क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, और वो होता है भूतेषु अनुक्रोशम। अर्थात सारे जो प्राणी मात्र हैं, जितने भी मनुष्य के साथ साथ बाकी भी जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, उन सबके अंदर अनुक्रोश अर्थात दया भाव। ठीक है? वो उसके अंदर जो है वो एक तरह से वार्मथ होना चाहिए। ठीक है? उनके लिए एक दया भाव होना चाहिए, कोई भी प्राणी है उसके लिए। ऐसी सब क्वालिटीज़ जो होती हैं वो सबको ही आयुर्वेद को जानने का अधिकारी माना जाना चाहिए। ठीक है ना? और दूसरा होता है विषय। अब आयुर्वेद की यदि हम बात करेंगे तो इसमें विषय क्या है हमारा? आयु, है ना? आयुर्वेद का जो विषय है वो है आयु के बारे में जानना। जैसे कि हम अभी आयु की परिभाषा फर्स्ट चैप्टर में चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय में पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार की आयु होती है, उसका विश्लेषण वहीं करूँगी। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि ये जो हमारी आयु है, जिसको कि आप सरलता से लाइफ कह देते हैं,
लेकिन आयुर्वेद में इसकी जो परिभाषा दी गई है वो थोड़ी सी विस्तृत है, थोड़ी सी बड़ी है, तो उसको हम आगे चलकर हम उसको पे ध्यान देंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो आयुर्वेद में जो ये अनुबंध चतुष्टय में जो विषय है वो है आयु। आयु के विषय में सब कुछ जानना, ठीक है। और एक चीज होती है, वो होता है संबंध, है ना। ये संबंध किसके बीच में है कि ये जो शास्त्र है और इसका जो विषय है, इसके बीच में एक रिलेशनशिप, एक संबंध होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए? रेलेवेंस। संबंध जो तो रेलेवेंस होना चाहिए। वही हम बात तो कर रहे हैं आयुर्वेद की, और हम उसके अंदर जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें आयु कहीं है ही नहीं, है ना। हम सीधे जो है डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं और सीधे ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो डिजीज और वो ट्रीटमेंट जिस शरीर में होगी, जिस बॉडी में होगी, जिस का हमको ट्रीटमेंट करना है, वो जो पदार्थ है या जो वो व्यक्ति है, उसके विषय में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने शास्त्र चुना है, उस शास्त्र का अपने विषय के साथ में एक संबंध होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, है ना। जो शास्त्र है उसको जिसके लिए बताया गया है, उसका वर्णन, उसकी डिस्क्रिप्शन हमको उसमें मिलनी चाहिए, ठीक है। ये होता है संबंध, और एक होता है प्रयोजन। चौथा पार्ट जो है वो क्या है? प्रयोजन। क्योंकि किसी भी कोई प्रयोजन ही नहीं है तो बिना बात के तो कोई काम करता नहीं है, जब तक उसका कोई प्रयोजन यानी कि कोई एम ना हो। एमलेसली तो आप काम नहीं करते हैं। तो जैसे अगर हम आयुर्वेद की संबंध में लेते हैं तो आयुर्वेद एक शास्त्र है, और शास्त्र का विषय के साथ यानी आयु के साथ में पूरा पूरा संबंध है, क्योंकि आयुर्वेद है ही आयु का विज्ञान, है ना। तो इसके साथ में इसको कभी कभी लाइफ साइंस भी बोल दिया जाता है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद में आयु और लाइफ, जो हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लाइफ बोल देते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो वैसे भी मेरा अनुरोध रहेगा, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाषा की समस्या होने के बावजूद भी आप कभी भी ये ना समझें कि जिस भी शब्द को, जिस भी वर्ड को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, वो उसका आयुर्वेद में वही एग्जैक्ट मीनिंग होता है। क्योंकि आयुर्वेद अपने आप में एक अलग तरीके की साइंस है, और इसमें जो वर्ड्स आते हैं उनका एक अपना आयुर्वेद के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अपना ही मीनिंग होता है। तो ये जो हम कर रहे हैं ये है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का? स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि जो हेल्दी आदमी है उसकी हेल्थ को रेस्टोर करना, ठीक है ना। वो हेल्दी ही रहे ऐसा प्रबंध कर देना, ऐसा हम उसके लिए काम करें कि भाई उसकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे और वो स्वस्थ रहे। जो स्वस्थ है वो स्वस्थ रहे, जो हेल्दी है वो हेल्दी रहे। और यदि रोग हो जाते हैं, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि अगर रोग हो ही जाते हैं, डिजीज़ हो गई, बीमारी हो गई, तो उसको कैसे हम दूर करें, उसके भी उपाय करना। तो ये इस प्रकार से ये 2 प्रयोजन जो है वो आयुर्वेद के रहते हैं। तो अनुबंध चतुष्टय की जब बात आई तो अनुबंध चतुष्टय में क्या आ गया? एक आ गया अधिकारी, एक आ गया विषय, आ गया संबंध, और चौथा आ गया प्रयोजन, ठीक है। इसी विषय को ही, अनुबंध चतुष्टय को ही हम एक अलग तरीके से भी बताते हैं, जैसे कि हम बताते हैं अभिधान। अभिधान, अभिधान का अर्थ भी क्या होता है? शास्त्र, ठीक है। शास्त्र होता है यानी कि वो ग्रंथ होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बुक है एक तरह से, ठीक है। अब वो जो शास्त्र है अभिधान, वो उसका अभिधेय क्या है? जो उस शास्त्र के द्वारा बताया जाएगा। जैसे अभिधान क्या है? आयुर्वेद शास्त्र, उसका अभिधेय क्या है? आयु के बारे में बताना, और उसका जो प्रयोजन क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुर के विकार का
प्रशमन करना, और संबंध क्या है कि इन सब का जो अभिधेय है और जो प्रयोजन है, इन सब का आपस में एक संबंध रहना, यानी शास्त्र और अभिधेय का आपस में संबंध रहना, अभिधान और अभिधेय का आपस में संबंध रहना, रेलिवेंस रहना। इस तरह से अनुबंध चतुष्टय को अभिधान, अभिधेय, प्रयोजन और संबंध, इस तरह से भी 4 नाम से हम बुला सकते हैं। ठीक है, विषय को ही अभिधेय कहते हैं, ठीक है, शास्त्र को ही अभिधान कहते हैं, राइट। तो इस तरह से हम इस जो अनुबंध चतुष्टय है, इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए, और जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप इसके जो कमेंट बॉक्स है, इसके अंदर आप लिख सकते हैं। आप उसके अंदर आपके कोई भी जैसे मान लीजिए कोई हिंदी का ही वर्ड है जिसका कि आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, जो भी संस्कृत का शब्द है आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है उस संस्कृत के वर्ड का, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं और मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँगी। अब नेक्स्ट जो पार्ट इस आज के लेक्चर का जो सेकंड पार्ट हम लेना चाह रहे हैं, लेने जा रहे हैं, वो है हमारा 8 प्रश्न, 8 प्रश्न। मैं सोचती हूँ ऐसा कि अनुबंध चतुष्टय को जितना हमने गहराई से पढ़ लिया है, तो आज मैं आपको जो 8 प्रश्न हैं वो 8 प्रश्नों का पूरा जो व्याख्या है वो आज के सेक्शन में, आज के लेक्चर में नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि वो एक लेक्चर के लिए आपके लिए काफ़ी हैवी डोज हो जाएगी। तो मैं आज सिर्फ आपको उसका रेफरेंस बताती हूँ कि जो चरक संहिता है, कल मैंने आपको बताया था कि संहिता के जो स्थान हैं वो कौन कौन से हमने स्थान बताए थे कि 8 स्थान हैं चरक संहिता में, और उसमें भी सबसे पहला स्थान जो है वो सूत्र स्थान है, जिसको हमने श्लोक स्थान भी कहा था। तो ये जो श्लोक स्थान है, ये जो सूत्र स्थान है, इसका जो 30वां अध्याय है, 30th नंबर का जो अध्याय है, उसमें 30वें नंबर का जो गद्य है, एक्चुअली गद्य मीन्स होता है प्रोज, श्लोक जो होते हैं वो सारी पोइट्री है, उसको गा गा के हम बोलते और समझते हैं, लेकिन एक पार्ट होता है गद्य, यानी कि प्रोज पार्ट होता है, पोइट्री नहीं, प्रोज होता है। तो वो 30वें चैप्टर के 30वें गद्य में से लेकर आगे तक आपको वो 8 प्रश्न मिलते हैं, जिनको कि आपको आपके सिलेबस का ये एक हिस्सा है। पेज नंबर 6 पे ही आप देखेंगे, संहिता अध्ययन का पेज नंबर 6 पे ही ये जो 8 प्रश्न हैं इसके विषय में बताया गया है। तो ये 8 प्रश्न कौन से हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी जो है प्रारंभ से ही जो है, जैसे ही हम किसी वैद्य से मिले या हम किसी ऑथेंटिक पर्सन से मिले, किसी शास्त्र के विषय में हमें बात करनी हो, तो हमें उनसे 8 प्रश्न पूछने चाहिए। 8 प्रश्न का अर्थ है 8 प्रश्न हमें उनसे पूछने हैं, ठीक है। तो वो 8 प्रश्न क्या हैं वो उन्होंने इस गद्य में बताए। उन्होंने कहा कि तंत्र है, पहला है तंत्र, और फिर है तंत्रार्थ, यानी एक तंत्र, तंत्र क्या होता है, शास्त्र होता है ना, यानी कि जो हम ज्ञान जिसका प्राप्त करने जा रहे हैं वो शास्त्र होता है। फिर आता है तंत्रार्थ। तंत्रार्थ का मतलब होता है कि इस तंत्र का प्रयोजन क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, या फिर इससे हमें क्या क्या चीज़ें सिद्ध होंगी, क्या क्या बातें हमको इसमें पता चलेंगी, तंत्र क्या है और तंत्र में आने वाले विषय क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि तंत्र है अभिधान, अभी जो हमने अनुबंध चतुष्टय पढ़ा है, तो तंत्र क्या है, अभिधान है ना, और जो तंत्रार्थ है वो क्या है, अभिधेय है, यानी कि जिसको हमें
जानना है वो विषय कौन से हैं जिसे हमने जानना है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उसके बाद हमें बताना है कि स्थान कौन से हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि स्थान होते हैं, ठहरने की जगह होती है, किसी विशेष विषय का किसी एक सेक्शन में जब हम वर्णन कर देते हैं तो उसको हम स्थान कहते हैं। ठीक है। फिर आता है स्थानार्थ, यानी स्थान तो ठीक है लेकिन उस स्थान का अर्थ क्या है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो लास्ट लेक्चर में, यानी कि स्थान कौन कौन से थे हमारे, सूत्र, निदान, विमान, है ना। इस तरह से जो शारीर, इंद्रिय, कल्प और सिद्धि स्थान, ये सारे स्थान थे। तो अब इसमें बताते हैं कि स्थान का मतलब क्या होता है, कि उस स्थान को सूत्र स्थान क्यों कहा, ये मैंने आपको बता दिया था कि क्योंकि वो श्लोक का मतलब छोटा, सूत्र मतलब फॉर्मूला, सूत्र मतलब संक्षेप में, छोटे में सारी चीज़ों को जो आयुर्वेद के विषय है उनका एक तरह से इंट्रोडक्शन देता है, इसलिए हम उसको सूत्र स्थान कहते हैं। ऐसे ही निदान स्थान क्यों कहते हैं, निदान यानी कि डायग्नोसिस, मीन्स इसके अंदर जो भी डिजीज़ होती हैं उनके डायग्नोसिस के बारे में बताया जाएगा इस सेक्शन के अंदर, इसलिए इसको निदान स्थान कहा है। इसीलिए विमान स्थान, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि विमान क्यों कहा है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से स्पेसिफिकली दोष, धातु, मल आदि जितने भी हमारे शरीर के वो हैं दोष धातु हैं या कंपोनेंट्स हैं, उनके जो है वो कितने परिमाण में क्या क्या होता है और आयु का भी कितना मान होता है, आयु कितनी होगी, इस सबको बताने वाला जो है वो विमान स्थान है। इसी तरीके से शरीर के विषय में वर्णन है। जो शरीर कौन सा है, वो एनाटॉमी कौन सी है, वो एनाटॉमी वो है जो आयुर्वेद की दृष्टि से जो एनाटॉमी है, जहाँ पंच महाभूत इत्यादि के बारे में बताया जाएगा, वो शारीर स्थान है। तो इसी तरह से कल भी मैंने बताया इंद्रिय स्थान है। इंद्रिय यानी कि हमारी सेंसेस होती हैं और हमारे परसेप्शंस होते हैं, और उन इंद्रियों में वो कौन कौन से लक्षण हैं जिनके उत्पन्न होने के बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिन लक्षणों को अरिष्ट लक्षण कहा जाता है, वो वर्णन इंद्रिय स्थान में है। इस तरह से स्थानार्थ, तो स्थान है और स्थानार्थ क्या है कि स्थान का विषय क्या है ना। स्थान का नाम बता दिया तो स्थानार्थ क्या है, स्थान का विषय क्या है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न जो पूछेंगे, अध्याय। जो मैंने फिर वही बात कहूँगी कि लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने अध्याय के बारे में पढ़ा कि अध्याय किसको कहते हैं। अध्ययनिति अध्याय यानी कि जो भी विषय है उसका एक लक्ष्य, ध्येय जो होता है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर उस पूरे चैप्टर में बताया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था दीर्घजीवितीय अध्याय, अपामार्ग तंडुल्लीय अध्याय, जो भी ये उनके नाम हैं, ये जो अध्याय है, ये अध्याय का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक विशेष विषय के ऊपर ध्येय, इसका लक्ष्य होगा, एक उस अध्याय का भी, उस चैप्टर का भी एक कोई ना कोई मेन एम होगा जिसकी वजह से वो अध्याय बनाया गया है। उसके नाम से ही ये सिद्ध हो जाएगा कि भाई इसमें क्या क्या विषय हो सकते हैं। हम कोई भी, यहाँ तक कि कोई आप देखेंगे कोई कहानी भी लिखते हैं, कोई स्टोरी भी लिखते हैं, तो उसका शीर्षक बना देते हैं, उसका एक नाम रख देते हैं। इसी तरह से एक पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट होता है, वो उसका लक्ष्य होता है, उसका ध्येय होता है, वो जो पर्टिकुलर विषय को बताने वाला जो सेक्शन है उसको हम अध्याय कह देते हैं। ठीक है। और फिर अध्यायार्थ क्या है, वही जैसे दीर्घजीवितीय अध्याय, ये अध्याय का नाम रख दिया हमने। अध्यायार्थ क्या है कि इसके अंदर क्या क्या बताया जाएगा, वो बताएगा कि दीर्घ जीवन के उपाय बताए जाएंगे इसके अंदर, है ना, कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या दोष होते हैं, कौन कौन सी धातु होती हैं, उनका सम रहने से क्या होता है, रोग के कारण क्या होते हैं, ये सारी बातें जब जिसमें बताई जाएंगी, जिससे कि हमें दीर्घ जीवन प्राप्त होने के, लंबी आयु हमारी हो, लंबी उम्र हो, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उसका संक्षेप में वर्णन किया जाएगा इस अध्याय में। हमारा ध्येय क्या है, इस अध्याय का ध्येय क्या है कि हमें दीर्घ आयु के उपाय बताए जाए।
हमारी लंबी उम्र पाने की इच्छा की पूर्ति की जाए। तो वो अध्यायार्थ है। फिर आता है प्रश्न। तो आप देखेंगे कि प्रश्न और प्रश्नार्थ भी, प्रश्न भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि वो 8 चीज़ें हैं। इन सभी का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, जो कि मैं आपको ट्यूसडे को आपके सामने उस लेक्चर को रखूंगी, उस व्याख्यान को मैं बताऊंगी। अभी फिलहाल के लिए जो ये प्रश्न है, जो 7वां है, तो प्रश्न क्या है कि प्रश्न भी कैसा होना चाहिए। जैसे अब आपको हम कोई व्याख्यान ले रहे हैं, हम कोई लेक्चर ले रहे हैं, तो आप प्रश्न कैसे पूछेंगे। आपको जो प्रश्न पहले पूछना चाहिए उसमें भी कोई ना कोई रेलेवेंस होनी चाहिए ना। अगर आप इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और हैफेजर्ड मैनर में क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब सपोज मैं आपको अभी फ़िलहाल केवल इंट्रोडक्टरी ही लेक्चर्स ले रही हूँ, इंट्रोडक्शन में ही आपका सिलेबस का ये अनुबंध चतुष्टय और जो आपका ये अष्ट प्रश्न है वो इंट्रोडक्टरी ही है एक तरीके से संहिता अध्ययन में, क्योंकि वो संहिता के बारे में काफ़ी कुछ बता रहा है। तो अब अगर मैं आपको अनुबंध चतुष्टय के बारे में बता रही हूँ और आप जो है वो मेरे से निदान स्थान के बारे में बात करने लगते हैं कि जी इसका निदान कैसे होगा, ये कैसे हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप बाद में जो पूछे जाने वाली चीज़ है उसको पहले पूछ रहे हैं। हमें कोई भी ज्ञान देना हो या फिर कोई भी ज्ञान लेना हो, हमें कोई भी कार्य करना हो, उन सभी कार्यों में एक कोई भी काम अगर हमें करना है तो वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, है ना। डिसऑर्गेनाइज्ड जो काम होगा, हैफेजर्ड जो काम होगा, उसे कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसमें ना बताने वाले को पता चलेगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, ना ही पूछने वाले को पता है कि वो एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है। कभी कभी क्या होता है, क्लास में भी ऐसा होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे डिसरप्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। तो अष्ट प्रश्न में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न कैसा होना चाहिए। प्रश्न एक तरह से अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं शब्द के ऊपर जाती हूँ, प्र का मतलब क्या होता है। प्र जो होता है ना उसका मतलब होता है प्रकृष्ट। एक तो प्रकृष्ट होता है यानी उत्तम, है ना। अशन जो होता है ना उसका मतलब होता है खाना, ठीक है। अब हमें जो पहले खाना है वो बाद में खाएं, जो हमें बाद में खाना चाहिए वो हम पहले खाएं, तो क्या होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपरली, है ना। तो हमें एक सीक्वेंस रखना पड़ता है थोड़ा खाने में भी। हम हैफेजर्ड मैनर में कभी मीठा खा रहे हैं, कभी खट्टा खा रहे हैं, हम कभी ठंडा खा रहे हैं, कभी गर्म खा रहे हैं। इस तरह से जो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में खाते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे लिए व्याधि का कारण बन जाती हैं, है ना। तो प्रश्न यानी कि प्रकृष्ट रूप से अशन करना है हमें। उत्तम अशन क्या होता है, जो सीक्वेंस में पूछा जाता है, पूर्व और अपर। पूर्व यानी पहले और यानी बाद में। इसका ध्यान रख के ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए। कोई भी शास्त्र है, कोई भी विषय है, उसके बारे में यदि हमें प्रश्न पूछना है तो हमको बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में वो प्रश्न पूछना है। फिर प्रश्नार्थ क्या है। अब प्रश्न तो पूछने वाले ने बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रश्न पूछा है, अब उत्तर देने वाला जो है वो क्या कर रहा है, वो पहले अध्याय से उसने प्रश्न पूछा है, वो उसको 12वें अध्याय की बात बता रहा है ना। तो ना तो पूछने वाले को समझ आया कि वो क्या बता रहा है, ना बताने वाले को पता है कि वो क्या बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रश्न भी उत्तम होना चाहिए और फिर उसका जो उत्तर दिया जाए, जो प्रश्नार्थ दिया जाए, जो प्रश्नार्थ है उसका वो भी सही होना चाहिए। यानी एक पॉजिटिव एम के साथ प्रश्न पूछा जाना चाहिए और उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ में उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है पेज नंबर 6 में बार बार आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि ये सिलेबस नया सिलेबस है और इसमें काफ़ी सारे आपके और भी चीज़ें हैं कि आप किस तरह से प्रैक्टिकल्स करेंगे या आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, डिस्कशन में आनी चाहिए। तो मेरा ये जो पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये भी एक रिक्वेस्ट है कि ये जितनी भी चीज़ें डिस्कशन में आनी चाहिए, आपको लगता है कि डिस्कशन में आनी चाहिए और आप मेरे से पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप सबका उसमें भी आप लोगों का स्वागत है। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स पे आप लिख के भेजेंगे और
हम उसको जैसे भी हम उसको लेना चाहते हैं, आप जो पूछना चाहते हैं, मैं उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना हर रोज़ प्रतिदिन अपना अध्ययन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ होती है स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप आयुर्वेद को समझने में उतने सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रारंभ में शुरुआत जब हम करते हैं, वैसे तो हमेशा ही पूरे ज़िंदगी हमको मेहनत करते रहना चाहिए, परिश्रम से, मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। और मेहनत के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी एज अ टीचर, कि हमारे छोटे छोटे जो एफ़र्ट्स होते हैं, छोटे छोटे एफ़र्ट्स भी अगर कंसिस्टेंट होते हैं तो हमें निश्चित रूप से उसका लाभ ज़्यादा मिलता है। तो आप कंसिस्टेंटली उसको अपने आप सेल्फ स्टडी के फॉर्म में पढ़ते रहिए। जो मैं बोल रही हूँ इस लेक्चर को भी आप बार बार सुन सकते हैं, ताकि आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपकी वो कन्फ्यूजन सुनते सुनते ही दूर हो जाएगी। और मैंने आपको सिलेबस का भी पेज नंबर बता दिया है और इसका रेफरेंस भी बता दिया है। तो आप जो है, आपके पास जो चरक संहिता है, उस चरक संहिता के 30वें अध्याय के 30वें गद्य से लेकर आप ये अष्ट प्रश्न के विषय में अपनी तरफ से भी पढ़ के रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इन अष्ट प्रश्नों को पूरी तरह से, जो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और मीनवाइल आप इन दोनों को अपनी पुस्तक में से भी पढ़िए, और जो भी आपको शब्द कठिन लगते हैं आप उन्हें भी इस कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनका भी मीनिंग आपको कन्वे कर सकूं। इसके साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्कार।